नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बिहार में 1990 का वो दौर याद है आपको? बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, जिनका जन्म बाद में हुआ तो वो नहीं भी जानते होंगे, लेकिन वो दौर बहुत ही अलग तरह का था। उस समय सियासत में राजनीति बिहार की राजनीति में एक नारा जो है वो काफ़ी बुलंद हो रहा था और एक खास पार्टी की ओर से इसको प्रचारित किया गया। उसके कई नेता गाहे-बगाहे बोलते रहे। उस दौर में, उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे और ये नारा था, "भूरा बाल साफ करो।" ये उस समय बहुत चर्चा में आया था, देश भर में इसकी चर्चा हो रही थी कि क्या जातियों को इस तरीके से बाँटा जाएगा पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए और कहीं न कहीं सत्ता के सिंहासन तक पहुँचने के लिए। और ऐसा हुआ। कई पार्टियों ने इसका फ़ायदा पार्टी ने इसका फ़ायदा भी उठाया। लेकिन अब अभी चुनाव है बिहार में, फिर चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, हालाँकि इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये नारा फिर से बुलंद होने लगा है। और ताज़ा जो है अभी जेडीयू के नेता जो हैं आनंद मोहन, जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भूरा बाल के बगैर जो है कोई सिंहासन तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये अलग तरह का, उसके बगैर नहीं पहुँच सकता, लेकिन 1990 के नारा को याद करिए तो उस समय कहा गया था कि भूरा बाल साफ करो। भूरा का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और काला मतलब कायस्थ जो होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी पर चर्चा के लिए, क्योंकि आनंद मोहन सिंह ने अगर एक बार फिर से बात करी है, इससे पहले आपको कुछ महीने पहले की बात है जब आरजेडी के मंच से एक मुनारिका यादव हैं, उन्होंने इस नारा को फिर से बुलंद करने की कोशिश की थी, आवाज़ बुलंद की थी। हालाँकि बाद में वहाँ के जो विधायक हैं, एमएलए रंजीत यादव, उन्होंने कहा कि वो पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, उसका कोई लेना-देना नहीं है, तो भाई फिर मंच पर कैसे पहुँच गया? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं विशाल तिवारी जी हैं, आप भारत एक्सप्रेस में हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा सौरभ राय हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो सौरभ जी से है कि सौरभ जी, 1990 के दशक का जो नारा है वो फिर से अब बुलंद करने की आखिर आरजेडी चाहती क्या है? इस बार क्या फिर वही पॉलिटिक्स लेके आने की कोशिश है? सौरभ जी, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका फ्रेम जो है बार-बार थोड़ा रुक के आ रहा है, मतलब नेटवर्क की समस्या है। मेरी अच्छा। आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बोलिए, आप अपनी बात रखिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आप बोलिए। और देखिए, जो भूरा बाल साफ करो की राजनीति फिर से बिहार में पनपी है और जिस तरीके से भूरा बाल साफ करो की बात हो रही है, तमाम आपको मेरी आवाज तो आ रही होगी ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, आप अपनी बात रखें, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ हाँ रही जी। है, आप अपनी बात तो इस रखिए। जिस तरीके से जी, जी। जिस तरीके से आनंद मोहन ने और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस बात को फिर से उठाया है, इसमें कई चीज़ें निहित हैं। पहला जो मैं देख पा रहा हूँ, वो है प्रशांत किशोर का, जिस तरीके से बिहार में उन्होंने यात्रा की और जिस तरीके से लोगों का, ख़ास करके युवाओं का रुझान है, उसमें एक बात तो ये है, एनडीए को ये लग रहा है कि कहीं ये सवर्ण वोट बैंक में सेंध न लगाएँ और बिहार में अगर देखें तो 10.5% के आस-पास मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, इनका 10.5% के आस-पास का वोट बैंक है, जो बीजेपी से जो भी एलाइड रहता है, उनको ये जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये नारा फिर से आना और इसपे राजनीति होना बड़ा स्वाभाविक है। पिछले दिनों आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें बार-बार रिपीट मोड में सामने आ रही हैं। इसका एक और कारण जो है वो ये साफ दिख रहा है कि आप देखिए, पिछले कुछ वर्ष पहले जब आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे,
तो उन्होंने भूमिहारों को अप्रोच करने के लिए मंच से कहा था कि आप जो है, आप लोगों के लिए, खास करके सवर्णों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए और आरजेडी ज्वाइन करिए। इस तरीके की बात वो मतलब कई सालों से कर रहे हैं, चाहे दही चूड़ा वाला मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, जिसमें वो चाह रहे हैं कि सवर्ण उनसे जुड़े, क्योंकि उनको ये पता है कि उनका जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, अगर उनको सत्ता में आना है तो उस 10% में से कुछ वोट बैंक जरूर उनको, कुछ वोट उनको पाना पड़ेगा, क्योंकि उससे तो वो चुनाव लड़ करके उन्होंने देख लिया है। वो वोट बैंक उनको हमेशा से वोट करता रहा है, चाहे वो मुस्लिम का हो, यादव का हो, लेकिन वो कुछ प्रतिशत वोटों से हमेशा सत्ता से दूर हो जाते हैं। और बिहार की राजनीति में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, जो जिस तरीके से 3 पार्टियां हैं, 2 एक साथ होती हैं तो चुनाव आराम से निकल जाता है, और जिस तरीके से वो सत्ता में आ जाती है, चाहे जदयू भाजपा की बात हो या जदयू आरजेडी की बात हो, तो ऐसी स्थिति में सभी को ये लग रहा है कि ये जो सवर्णों का वोट बैंक है, उसको हम अपने पक्ष में करें। तो इसलिए भूरा बाल साफ करो, और भूरा बाल साफ करो का नारा किसने दिया, ये बार-बार सवर्णों को याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी को भी ये दिक्कत है कि अगर वोट बैंक खिसका सवर्णों का, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का शासन रहा है, और एक शासन जब लंबे समय तक शासन रहता है तो एंटी इनकम ऑटोमेटिक जो है वो आ जाती है। तो ये नीतीश कुमार और उनकी पार्टी या अन्य एनडीए के जो भी दल हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं इस बार कुछ वोट बैंक प्रशांत किशोर या लालू यादव के बेटे तेजस्वी को चला न जाए, जिसको वो कवर अप करने के लिए भूरा बाल साफ करो के नारे को बता रहे हैं सवर्णों को कि ये नारा दिया गया और किस तरीके से जेनोसाइड। मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये तो अभी आनंद मोहन सिंह ने अभी रिसेंट में कहा है, लेकिन इससे पहले जो है राजद के मंच से गया में रैली हो रही थी, रंजीत यादव वहां से विधायक हैं आरजेडी के, उनके मंच से मुनारिका यादव नाम के व्यक्ति ने ये नारा बुलंद किया था। बाद में ये कहा गया कि वो आरजेडी का है ही नहीं, आरजेडी का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर नहीं है पार्टी का तो वो मंच पर कैसे पहुंचा, अपनी बात कैसे रख रहा था? जी सौरभ जी बोलिए आप। आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है। अच्छा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी से करीब 2 महीना पहले आरजेडी के मंच से मुनारिका यादव नाम के व्यक्ति ने ये नारा बुलंद किया था। और वैसे भी 1990 की बात करें तो उस समय फायदा किसको मिला था, किसने फायदा उठाया था इस नारा का? क्योंकि अभी तो जेडीयू के नेता ने कहा है, लेकिन वो नारा बुलंद नहीं किया। उन्होंने कहा है कि इसके बगैर सिंहासन तक नहीं पहुंचा जा सकता है, मतलब सत्ता में नहीं पहुंचा जा सकता। मुझे माफ करिएगा, आपकी आवाज, मुझे सवाल पूरी तरीके से समझ नहीं आया, और चूंकि आवाज नहीं आ रही है, मेरी तरफ से नेटवर्क की समस्या है या पता नहीं आपकी तरफ। तो आप एक बार आप अपना स्पीकर मोबाइल चेक कर लीजिए प्लीज, कोई तकनीकी खराबी होगी। मैं विशाल जी के पास जा रहा हूँ। विशाल जी, ये सौरभ जी कह रहे हैं कि इस समय जो है जेडीयू के, हालांकि ये लेटेस्ट में जेडीयू की ओर से ही बयान आया है, लेकिन पिछली बार जो 1990 के दशक में आरोप लगता रहा कि आरजेडी की ओर से ये बात कहा गया था। तो क्या वक्त के साथ बदल रहा है, लेकिन फिर वही 1990 वाली नारेबाजी आपको दिखने वाली है? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना होगा कि नारा कब उभरा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो ये नारा कब उभरा? दरअसल 1990 में जो है, जब आरजेडी जो पहले जनता दल था उसके सरकार में वो आए और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। फिर दोबारा जब 1995 में जो है, 95 के आसपास लालू, मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली कहां पर कहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है
वो ये बात जो है मतलब उनके आसपास के जो लोग थे वो बोलते थे कि भाई भूरा बाल साफ करो, या कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए एक खास किस्म की जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति, जो जातीय राजनीति जो रही, उसको उन्होंने हवा दी। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो उसको उन्होंने काउंटर कभी नहीं किया। काउंटर उन्होंने कब किया, मुझे लगता है कि 2010-15 के बाद जब लगा कि पार्टी बहुत ही रसातल में जा रही है, और तब तेजस्वी 2015 में सत्ता में आया और फिर लगा कि सबसे बड़े फलक पे अपने आप को उभारना है, तो फिर उन्होंने A to Z की बात करनी शुरू की। A to Z मतलब सभी समुदायों को मुझे साथ लेकर चलना है और तमाम चीजें। यहाँ तक कि उन्होंने लालू यादव को मतलब जो बाहुबली थे, चाहे शहाबुद्दीन थे या अन्य लोग भी थे, तो उनसे तेजस्वी ने किनारा किया। किनारा करने के अलावा जो लालू यादव का मतलब इवन 2000 के चुनाव के आसपास अगर आप देखेंगे तो लालू यादव पोस्टर से भी कई जगहों पर बाहर थे। तो एक नए प्रकार का जो है ना, तेजस्वी ने कहा कि भाई हम नए प्रकार की राजनीति करेंगे, और हाल फिलहाल तक वो कर भी रहे थे। और जो दूरी राष्ट्रीय जनता दल और जो सवर्ण समाज है बिहार में, तो उन्होंने प्रयास था कि कुछ हिस्से को जो भाजपा से बहुत संतुष्ट नहीं है या एनडीए से नहीं संतुष्ट है, उसको अपने पास लाया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2 सालों में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत पे, जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब पानी फेर दिया है। मतलब एक टिपिकल जो जंगल राज एक टैग रहा है आरजेडी के साथ, और एक जातिगत ध्रुवीकरण, जैसे कि एक अभी जिस व्यक्ति का मैं आपको नाम लूंगा, अशोक महतो, जो आरजेडी का ही है। तो ये अगर कोई बोल रहा है तो जाहिर तौर पे जो पार्टी के डीएनए में कुछ चीजें हैं, है ना। तो आपको ये चाहिए कि अगर आप कोई बोल रहा है तो आप उसको पार्टी से बाहर निकालिए। ये नहीं कि नहीं गलती से बोल दिया या कार्यकर्ता ने। सही कह रहे हैं, सही है कह रहे हैं आप, कार्रवाई तो करनी होगी, है ना। सिर्फ आप इससे ये नहीं बच सकते कि वो मेरे पार्टी के, जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ, अशोक महतो, जो भी मतलब पूर्व सांसद की हत्या में आरोप से भी पूरा जेल से पूरा बाहर आया है। तो इस टाइप की देखिए, समझना क्या हुआ कि आरजेडी का जो डीएनए है, उसके डीएनए में जो उसका जो उत्थान हुआ, तो उसके डीएनए में ये चीजें रही हैं। और मुझे और इन्होंने अपने आप को मेकअप करने का प्रयास किया, मतलब A to Z के नाम पे। लेकिन तेजस्वी की हम एक दो अगर हम बयानों को देखें तो वो उन्होंने लगभग पानी फेर दिया अपनी पूरी मेहनत के ऊपर, जो एक मेकओवर करने का प्रयास था। तो इसमें करना ये होगा कि आपको अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसको सीधे पार्टी से बाहर निकालिए। तब आप, मुझे लगता है कि आप सबको जो A to Z की बात आप करते हैं, तब लोग उस पर विश्वास कर पाएंगे। नहीं तो फिर लगेगा कि फिर आप सिर्फ एक मेकअप है, आर्टिफिशियल मेकअप है। जी सौरभ जी, आपको आवाज आ रही है? जी आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव 1990 का दशक बहुत सारे लोग अभी भूले नहीं, और उस समय एक फायदा उठाने की कोशिश की गई इस नारेबाजी से कि भूरा बाल साफ करो, और उसका फायदा मिला भी। ऐसी बात नहीं है कि इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है, और अभी अगर कोई ना कोई पार्टी का नेता, आरजेडी का नेता अगर फिर से उस नारे को बुलंद कर रहा है और पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसको क्या समझा जाए? और क्या फिर से फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि आप रहने दीजिए, सवर्ण वोट बैंक तो वही 11 के आसपास हैं, 10.57 हैं, तो उनको रहने दीजिए। बाकी जो ओबीसी, दलित जितने भी हैं, पीडीए में जो भी आ गए, उन सबको अपने साथ ले आना है। एमवाई समीकरण हमारे साथ ही है, और पीडीए के बाकी दल आ गए तो फिर तो हो गया, हमारा तो झंडा बुलंद हो जाएगा, हम सिंहासन तक पहुंच जाएंगे। कहीं ये पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है आरजेडी के भीतर? देखिए, आरजेडी में अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक कैंपेन में हर जगह ये कह भी रहे हैं कि तेजस्वी में अभी वो पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं आया है। जैसा कि विशाल जी ने कहा कि जो प्रयास आरजेडी ने किया था पिछले 2 सालों में कि वो अपनी छवि से निकल करके और अन्य जातियों को या अन्य समुदाय को जोड़े, ताकि वो जिस मार्जिन से वो पीछे रह जा रही है, उस मार्जिन को वो प्राप्त करके सत्ता में आए।
लेकिन ये एक तरीके से ये भी दिखाता है कि जिस तरीके से उनके नेता मंच से इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव में पॉलिटिकल जो उनका एक्यूमेन है वो तो है ही। दूसरा ये है कि संगठन पे भी उस तरीके की पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए, रघुवीर, जो पकड़ होनी चाहिए। और ये आरजेडी को आज नहीं तो कल समझना होगा कि जो वो राजनीति करते हैं, जैसा कि विशाल जी ने कहा कि उनका जो डीएनए है, वो बहुत सही कहा कि वो जिस पे सवार होकर के सत्ता में आए थे वो अगड़ी जातियों का विरोधी था। और उसमें जो लालू यादव का नारा है, और बाद में लालू यादव ने ये कहा कि हमने नहीं कहा, बाद में ये हुआ कि ये सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने कहा था, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इस तरीके की बातों को अगर रोका नहीं जाएगा तो आरजेडी को और तेजस्वी को ये मतलब एक तरीके से कहिए कि कोई भी जो उनकी स्थिति है उससे भी वो पीछे हो जाएंगे। और पॉलिटिकल वो वायबल तो अभी जिस तरीके से वो सत्ता में नहीं है, आने की उनकी ललक है, लेकिन स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। क्या विशाल जी, आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है, यूपी वाला जो अखिलेश यादव पीडीए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं उसी धर्रे पर तो नहीं है? क्योंकि उधर भी अखिलेश यादव के राज में भी आपको याद है अभी कुछ दिन पहले उनके सुमन जो उनके सांसद हैं, उन्होंने राजपूतों के लिए क्या कहा था, बाकी चीजें कितना विवाद हुआ था उस पर। तो कहीं तेजस्वी यादव भी पीडीए पॉलिटिक्स में तो नहीं लग गए? देखिए शंकर जी, अगर हम 2020 का जो चुनावी नतीजे थे तो बहुत ही एक बड़ा क्लोज मार्जिन था, फाइट थी, है ना, जिसमें कि सरकार जो है फिर से दोबारा नीतीश कुमार ने वापसी की। एक खास किस्म की सिंपैथी जो है तेजस्वी के लिए उत्पन्न हुई थी शुरुआत में। 2021, 22, 23 तक भी आप देखेंगे, लोगों को लगता था कि शायद इनको एक मौका जो है, मतलब एक लोग, मतलब जो भी मतलब जिसको कह सकते हैं कि मतलब जो भी सर्वे वगैरह या कुछ में ये दिखाया जा रहा था कि एक सिंपैथी है थोड़ी सी, मतलब एक लोगों का मन था कि तेजस्वी को भी एक मौका मिलना चाहिए, जिस तरह से वो A to Z की बात करते थे। फिर पता नहीं क्या, मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, या मतलब जिसको नहीं कहते हैं कि भाई खुद पे विश्वास, आप इस प्रकार की जो नेगेटिव राजनीति कब करते हैं, ये जो राजनीति है, तेजस्वी ने जो ट्रैक बदला, तो ये दिखाता है कि उनको अपने जो वो काम कर रहे थे, जो बातों को पूरा कह रहे थे, कई सारे मुद्दे को वो उठा रहे थे, 2024 के चुनावों के बाद से इन्होंने अपना लगता है गियर बदला। तो ये दिखाता है कि जो एक सकारात्मक राजनीति जो आप करना चाह रहे थे, या जिसपे लगता था कि मुद्दों की राजनीति है ना, जो जातीय जो संकीर्णता की जो राजनीति है, उससे हट के आपको लगता था कि हम भाई जो है शायद हम इस पे सत्ता पा लेंगे। और कुछ हद तक मैंने नहीं कहा कि अगड़ी जातियों में भी, जिसके खिलाफ अभी पूरी जो सवर्णों के खिलाफ जो फिर से ये लामबंदी, खेमेबंदी जो हो रही है, ये दिखाता है कि आप अपने ऊपर, आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने ट्रैक चेंज किया। जैसे सौरभ जी ने भी अभी एक बहुत अच्छी बात की कि एक दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि ये दिखाता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आप संगठन पे पकड़ को भी बड़ा प्रश्न लगाता है कि आप अगर वाकई में आप ईमानदार हैं, तो ये दिखाता है कि भाई संगठन आपके हिसाब से चीजें आप उतनी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो एक चीज मुझे लगता है कि शायद ये, अगर हम उसका पूरा लब्बोल हुआ, इस पूरी जो घटनाक्रम, जो लगातार जो बयानबाजी और एक खास किस्म की जो पुराने दौर की राजनीति, 90 के दौर की राजनीति को, तो मुझे ये कहीं ना कहीं तेजस्वी को कन्विंस किया गया है, या उनको लग रहा है कि शायद हम इस प्रकार की राजनीति से मुझे लगता है कि शायद हम सत्ता में वापस आ सकते हैं। नहीं सौरभ जी, मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार पिछले 2 दशक जिस पार्टी के साथ होते हैं उसकी सरकार बनती है बिहार में, ये 2 दशक का मामला अभी अचानक से। तो कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस को लग रहा है कि वो सत्ता है उनके, मतलब ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन सत्ता उनसे दूर दिख रहा है।
तो इसीलिए वो 1990 के दौर में जाना चाह रहे हैं कि एक ट्रायल उधर भी मार लेते हैं, क्या पता उस नाम पर उस तब की नारेबाजी से कुछ फायदा हो जाए। क्या ऐसा ऐसा है क्या? देखिए, अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि समस्या ये है कि तेजस्वी को या तो समझ नहीं आ रहा, या जो भी उनको पीछे से संचालित कर रहा है, जैसा कि अन्य नाम आ रहे हैं, संजय यादव और वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक तो उनमें सबसे जो अपरिपक्वता दिख रही है, वो तमाम मंचों से ये घोषणा करते हुए दिख रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, अगला मैं ही मुख्यमंत्री हूँ। तो वो ये डायरेक्ट संदेश किसको देना चाह रहे हैं? देखिए, वो जब ये मंच पे कह रहे हैं तो वो डायरेक्ट संदेश ये देना चाह रहे हैं अपने उस वोट बैंक को कि मैं अगला मुख्यमंत्री हूँ, और वो ये संदेश दे करके उनमें एक तरीके से उन्हें उत्तेजित करना, और फिर उत्तेजित कर करके जब वो बयान देते हैं तो वो पॉलिटिकली जो है अपने आप को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा बयान नहीं है, फलाने का बयान है या उनका बयान है। तो ये एक तरीके से उनकी छटपटाहट को दिखा रहा है। दूसरी बात जो आपने कांग्रेस की कही या अन्य पार्टियों की कही, तो कांग्रेस की स्थिति जो है बिहार में वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत कोई सुधार होने वाला है ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। अन्य लोगों का मत भी मुझे लगता है कि यही होगा। राहुल गांधी की यात्रा का जरूर एक फर्क पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से जब ये खत्म हुई यात्रा, और जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के मां को लगा करके गालियां दी गई, और उसके बाद कमाल की बात यह है कि तेजस्वी यादव जो नई राजनीति की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, नए युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं, सभी समूहों को जोड़ने की बात करते हैं, समुदायों को जोड़ने की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वही तेजस्वी यादव एक बार भी इस बात की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि वो काउंटर अटैक में ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को ये गाली दी थी, नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को वो गाली दी थी, और तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप, जिसे आप कह सकते हैं कि एक आरोप के बदले दूसरा आरोप लगाया गया। ये साफ बता रहा, अगर उनमें पॉलिटिकल विल होता और वास्तव में वो शुचिता की राजनीति करना चाह रहे, जैसे आपने पूछा कि 90 की राजनीति, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, वो 90 की ही राजनीति में लौटना चाहते हैं और उसी के थ्रू सत्ता में आना चाहते हैं। शुरुआत में उनको लगा कि हम इनको जोड़ें, लेकिन अभी की स्थिति में शायद उनको जो भी वो या तो जो उनको सलाह दे रहा है या जिस तरीके से भी वो वैसी स्थिति अब दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी में शुचिता की राजनीति या युवाओं में जो नई धारा की राजनीति करने का मादा होता, तो वो पॉलिटिकली विल और पॉलिटिकली करेज के साथ कहते कि नरेंद्र मोदी की मां को जो गालियां दी गई मंच से वो गलत है, और मैं उन लोगों को निकालूंगा अपनी पार्टी से, और पार्टी से निकालते भी तो शायद वो एक पॉजिटिव संदेश जाता कि हाँ, ये एक युवा है जो नई राजनीति करना चाहता है। लेकिन उनकी राजनीति देखिए, 2 साल पहले मैंने कहा कि 2 साल पहले की राजनीति और अब की राजनीति, चूंकि चुनाव अब 6 महीने के ही अंदर में है, तो अब बदल चुकी है। तो अब की राजनीति ये बता रही है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद भी बिहार बदलने वाला, बिहार बल्कि बदलना छोड़िए, वो शायद 90 का ही बिहार हो जाए, क्योंकि जिस तरीके के दबाव या जो भी तेजस्वी की परिपक्वता है, वो ये कहीं नहीं दिखा रही है कि वो बिहार को एक स्टेप और आगे, जो नीतीश कुमार ने या जो इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले 20 सालों में जो काम किया है, उससे एक स्टेप और आगे ले जाकर के बिहार को वो रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही वाजिब है, और उसका जवाब मुझे यही लगता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव वास्तव में बिहार को फिर 90 के दशक में ही ले जाना चाहते हैं, जहां पे गाली गलौज की पॉलिटिक्स हो, जहां पे आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स हो, जहां पे विकास न हो, जहां पे वही धर्म हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह की कास्ट डिवीजन, इस तरह की पॉलिटिक्स हो, जहां पे गुंडागर्दी हो, हत्याएं हो। तो वो मुझे लगता है कि इस चीज को तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि आज का युवा जो है वो इस तरह की पॉलिटिक्स को अब नहीं मानता है, और वो चाहे वो किसी भी समुदाय में। तो मुझे जी
जी विशाल जी, हम ये कह रहे थे कि जंगल राज का आरोप, उसके बाद अब फिर से एक नया स्लोगन, वही पुराना स्लोगन 1990 के दशक वाला जो है, जिन फिर से लेके आ गए, बुरा बाल साफ करो। तो आपको नहीं लगता कि राजद पर आरोप पहले से लग रहे थे, अब जो है अब फिर से उसी चीज को वो पब्लिक में परोस रहे हैं, उसी नारेबाजी को सामने लेके आ रहे हैं, जिसका आरोप है जंग कहीं ना कहीं इसका जातिवाद और बाकी चीजों से उन्माद फैलाना, और दूसरा कि भूरा बाल साफ करो, और उसके अलावे जो जंगल राज का उन पर आरोप रहा, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक के जेहन में ये चीजें नहीं डाल रहे हैं, तो उसका घाटा नहीं होगा उनको? अब जैसे मैंने कहा है कि उन्होंने अपने आप को मेकओवर करने का प्रयास किया। काफी हद तक मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि 2020 के जो पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तमाम तबकों में एक उनके प्रति एक हल्की सी सिंपैथी भी आई थी। लोग ये मान रहे थे, लोगों के मन में दबी जुबान से कि यार इसको एक मौका देना चाहिए। मुझे लगता है 2022-23 तक वो A to Z का इन्होंने जो फॉर्मूला अपना कहा था कि मुझे सभी को साथ लेकर चलना है, उसमें काफी लोग जुड़े भी, नए लोग जुड़े। पहले भी कहा कि लालू यादव, हाँ भाई उन पोस्टर से ही अपने पिताजी और आरजेडी के अध्यक्ष का उन्होंने मतलब गायब कर दिया, मतलब उनकी तमाम बाहुबलियों से अपने आप को किनारे किया। तो एक नई उम्मीद के साथ लोग उनको देख रहे थे, नया खून है ना, नए मतलब अंडर 40 आप हैं। लोग मान रहे थे कि एक एजेंट ऑफ चेंज, एक बदला हुआ मतलब एक चेहरा है ना, और एक ईमानदारी है ना कि हाँ हम भाई हम किसी भी बाहुबली और जो भी आरोप जो नहीं कहा, जो कथित तौर पर जंगल राज के जितने टैबू थे, वो उससे खुद को बड़ा अलग करके और एक अलग बेरोजगारी और तमाम उस पर बात कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि पिछले 1-2 सालों में उन्होंने जो बयान जो दिए, उसने फिर से जो है, जो एक बड़ा तबका जो बिहार में बदलाव या खुद को आरजेडी के साथ उस तरीके से नहीं जोड़कर देखता था, जो थोड़ा सा नजदीक गया था, वो फिर से बिदक गया है ना। मैं जो एक मैं है ना, वो बिदक गया है फिर से, है ना। कई लोग गए थे, नहीं होता है कि यार चलो हम नया दौर है, नई राजनीति, छोड़ो कल की बातें, कल की बातें, है ना। तो वो मुझे लगता है कि शायद तेजस्वी बहुत नहीं होता है कि एक जो ईगरनेस है कि मुझे सत्ता किसी भी कीमत पर चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लंबे प्लेयर की निशानी नहीं है। जो आपने धैर्य जो आपको थोड़ा सा और बनाए रखना चाहिए था, और शायद बहुत आसानी से मतलब जिस हिसाब से माहौल 2022-23 तक बना था, इन्होंने एक अलग तरीके के फिर से ट्रैक को, फिर वही पुराने ट्रैक को, नहीं होता है कि गुड़ गोबर कर देना, इन्होंने जो किया है ना। तो मुझे लगता था कि शायद एक बहुमत फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि एक तमाम एंटी, जैसे अगर नीतीश कुमार की ही बात करें तो 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी, छोटा सा अगर हम टाइम पीरियड छोड़ दें तो 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी छोटा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद जो कथित तौर पर जंगल राज और 15 सालों का जो कथित कुशासन की जो बात विपक्ष लगातार कह रहा है, फिर से लगातार उन पुराने दिनों को याद करा रहा है, तो चूंकि आरजेडी का नहीं होता है कि एक बड़ा तबका जो नीतीश के साथ गया और बीजेपी के साथ इंटैक्ट है ना, जो थोड़ा बहुत दाएं बाएं जा सकता था उनकी ओर, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने खुद ही प्रश्न लगा लिया, उतनी आसान नहीं होगी वापसी। सौरभ जी, क्या आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले यात्रा शुरू की थी? काफी पहले, करीब 6 महीने से वो यात्रा कर रहे हैं और पब्लिक के बीच जा रहे हैं, अच्छी खासी उनके मीटिंग में भीड़ जुट रही है और लोकप्रिय भी हैं लोगों के बीच। तो आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर और बीजेपी और जेडीयू को देख करके आरजेडी परेशान है और यही पुरानी चीज को रिपीट करना चाह रहे हैं, अपने फ्लैशबैक में जाना चाह रही है? तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो लगातार आरजेडी और तेजस्वी पे अटैक कर रहे हैं, उसी का परिणाम है, या उनको तो और इन्होंने मुद्दा दे दिया? बल्कि अगर ऐसी बात वो कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को तो इन्होंने मुद्दा दे दिया, बीजेपी को मुद्दा दे दिया, बीजेपी बाकायदा इसको ट्वीट भी कर रही है।
जेडीयू के नेता भी बोल रहे हैं, तो इन्होंने विपक्ष सत्ता पक्ष को एक और हथियार नहीं दे दिया, वैसे ही पहले से वो स्ट्रांग है। देखिए, प्रशांत किशोर का, जैसे मैंने जब अपने शुरुआती रिमार्क में आपको ये बताया था कि प्रशांत किशोर को लेकर के सारी पार्टियां चिंतित हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी है, जेडीयू भी है और खास करके बीजेपी भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या जिस तरह की बदलाव की बात कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पे सुनने में तो काफी सुखद है। और अगर उस तरीके की चीजें हों, हालांकि हम ये जानते हैं कि पॉलिटिक्स में खास करके इंडियन पॉलिटिक्स में इस तरह के उभार हुए हैं। आपने दिल्ली में केजरीवाल का उभार देखा होगा, या असम में असम गण परिषद, या ऐसे कई हाँ बिल्कुल सही बात जी, ठीक है। ऐसे कई केजरीवाल का दिल्ली में देखा था। जी जी, ऐसे आप कंटिन्यू करें। जी, ऐसे कई उभार जो है वो हम लोगों को दिखे, लेकिन अभी एक चीज तो ये है कि प्रशांत किशोर जो है जिस तरह की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और जिस तरह के बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, उससे इन सभी पार्टियों में एक तरह का डर तो व्याप्त है और भीड़ हो रही है, ये सत्य बात है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ जो है वो पैसे के बल पे हो रही है, तमाम चीजें हैं। चाहे उनका अगर वोट प्रतिशत आ भी जाए तो अब वो लोग कह रहे हैं कि वो सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सीट में कन्वर्ट होने के लिए हम सबको पता है कि एक निश्चित वोट तो चाहिए ही होता है। लेकिन ये हम लोग भूल रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर वोट ले जाते हैं तो समीकरण जो है वो जो ये तीन पार्टियों का समीकरण और खेल बिहार में चलता आ रहा है वो बदल जाएगा। अगर प्रशांत किशोर ने 5% या 10% या 8% वोट भी काट दिया तो समीकरण उस तरीके का नहीं रहेगा जो पिछले चुनाव में देखने को मिला। तो ये तो एक बात है। दूसरा, जहां तक मुद्दा की बात है, तो जिस तरह विशाल जी ने भी कहा और शुरुआत में मैंने भी कहा कि अब आरजेडी के लिए मुद्दा A to Z है ही नहीं। वो हमें आपको लग रहा है कि वो 2 साल पहले जब प्रशांत किशोर नहीं थे खेल में तो वो जरूर A to Z की बात कर रहे थे, लेकिन अब मुद्दा बदल गया है और A to Z उनके उस बुक में नहीं है। वो अपने जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, जिस तरह की लालू जी पॉलिटिक्स करते आए हैं 90 के दौर में, वो उसी तरह के पॉलिटिक्स के साथ अगले चुनाव में जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम आज भी जो सवर्ण है जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, उसके खिलाफ हैं। और जो बयान दिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि अगर तेजस्वी में थोड़ी भी शुचिता होती और वो वास्तव में बिहार को एक अलग राजनीति देना चाहते तो वो जरूर ये कंडेम करते और कंडेम करके ये कहते कि हम इस तरह की पॉलिटिक्स को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। हम जिस तरह की पॉलिटिक्स को स्वीकार करते हैं वो उसमें इस तरह की हिंसात्मक बातों का तो कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिली। मतलब ये साफ है कि प्रशांत किशोर का डर कह लीजिए या प्रशांत किशोर में आ रही भीड़ का डर कह लीजिए या तेजस्वी की अपरिपक्वता कह लीजिए, जो भी है, लेकिन अब आरजेडी अपने असली रूप में आ रही है। जो 2 साल पहले उसने खोल ओढ़ करके एक तरीके से नए पॉलिटिक्स की बात करनी शुरू करी थी, वो अब अपने नए रूप में सामने आ गई है। सौरभ जी, चलते चलते इस समय आप ग्राउंड पर भी हैं, आप ग्राउंड जीरो पर भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आप तो बिहार में ही हैं इस समय। तो मुझे लगता है कि आपसे ये जानना जरूरी है कि इस समय जो है पलड़ा किसका भारी आपको लगता है, एनडीए या इंडिया गठबंधन? देखिए, ये तो आंकड़ों की बात हो गई। पलड़ा इस तरीके की भविष्यवाणी अभी की जानी मतलब किया जाना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी बिहार जी नीतीश कुमार जो उन्होंने काम नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ कि देखिए अभी नंबर देंगे 10 में जी। देखिए, एक चीज तो ये तय है कि नीतीश कुमार पे जो भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के आरोप लगते रहे हैं,
वो एक तरफ है, लेकिन आज भी बिहार में नीतीश कुमार के विकास को, एनडीए के विकास को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको महसूस भी कर रहे हैं। तो ये कहना कि 10 में से कितना नीतीश कुमार जो है, उनके उनके तमाम जो भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आज भी एनडीए जो है वो अपने आप को मजबूती से बनाए हुए है और अब धीरे धीरे बीजेपी बिहार पॉलिटिक्स में इंटर कर रही है। जिस तरह से अमित शाह जा रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी, वो ये बता, उसके बाद जो माहौल है वो पूरी तरीके से चेंज होगा। तो जब अभी की स्थिति में एनडीए मजबूत दिख रही है, तो मुझे लगता है कि बाद की भी स्थिति में एनडीए की स्थिति मजबूत ही रहेगी। जी जी विशाल जी, सौरभ जी तो मतलब ओवरऑल बात कर रहे हैं और नंबरिंग से वो थोड़ा सा, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो काम किया है, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? उनके विकास के काम उन्होंने बहुत सारे किए, अभी तो घोषणाएं जारी ही है, तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे नीतीश कुमार के काम? 10 में 6.5। 6.5, ठीक। सौरभ जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? नहीं, मुझे लगता है कि अपनी बात पूरी कर दी है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हमसे बात करने के लिए सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस देखते रहिए और हम आपको आगे लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे और उस पर जो तमाम एक्सपर्ट हैं उनके साथ चर्चा करते रहेंगे और आपको बिहार के चुनाव के बारे में हर दिन कुछ न कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।